तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। अभी जो आते हैं ना 4-5 सेशन में होता है पेपर, किसी न किसी सेशन में पूछ लेते हैं जे वेरिएबल वाले, तो इन्हें इसी फॉर्म में दे कुछ अलग दे सकते हैं, है ना, जे नॉट आर स्क्वायर कुछ भी, जे नॉट ई की पावर आर, एनीथिंग दे सकते हैं आप, मतलब तरीका यही है। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना। आ गया सबको समझ में पीछे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट करते हैं इसमें ऐसा वाला सवाल कि मान लो इसमें कैविटी इस तरीके से है ना, सेम वायर है, अंदर में इसमें हॉलो कैविटी है, इसमें कोई वायर नहीं, करंट केवल साइड में जा रहा है ना, और इनसाइड रेडियस ए है, आउटसाइड रेडियस बी है, और जे गिवन है, जे यूनिफॉर्म गिवन। सेम काम करना है, इसके लिए 3 केस बनेगा। केस 1 क्या बनेगा बताओ? आर की वैल्यू लेस देन ए। केस 2 क्या बनेगा? हाँ बी से कम और ए से ज्यादा। और केस 3 क्या बनेगा? बी से ज्यादा। ट्राई करो, बताओ क्या है। आसान है, बता सकते हो। व्यू देखना है, आउटसाइड आ गया। हाँ ये हमने जो निकाला करंट निकाला, वो उस तरह को b * 2 पाई आउटसाइड में नीचे स्मॉल क्या है, ये लोगों आई निकाली, तो आई हमने सॉल्व करके निकाला पाई j नॉट बाई 3 r स्क्वायर। जब एम्पियर लॉ करेगा तो 2 पाई स्मॉल r। तो बता दो टॉप व्यू देखो और आंसर निकालो। बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर पे कैविटी है ना सिलेंडर में, साइड वाले में करंट जा रहा है। कॉन्सेंट्रिक कैविटी है ऐसा बोल सकते हैं ना, लेस देन इन 0। हाँ क्योंकि अंदर में कोई करंट नहीं है तो बी 0 हो जाएगा। हाँ ए से बी में बताओ और आउटपुट देखिए टर्म में बताना। आई ओपन है सेकंड लिखो लिखो वैल्यू लिखो वैल्यू बताओ। नहीं वो नहीं चेक करना। हाँ मतलब ये कौन सा पॉइंट इनसाइड में निकाला है, ए और बी के बीच में आउटसाइड वो तो सही होगा आंसर निकालो। और पहला ये हो गया ए और बी के बीच में और आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर बोल रहे हैं ठीक है, तो आउटसाइड भी आ गया ठीक है। और कोई नहीं
ठीक है, जे नहीं जे में चेंज है, जे इंटू एरिया करोगे। अच्छा एरिया तो वही रहेगा 5 ठीक है आउटसाइड के लिए वो हो जाएगा, इनसाइड के लिए उसे तो जीरो ही हो जाएगा ऐसे कम में, ए और बी के बीच के लिए इसके अंदर बीच में बी स्क्वायर। अच्छा लिख दिया होगा ठीक है, इनसाइड के लिए वो आ जाएगा और आउटसाइड के लिए आ जाएगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट है इनसाइड के लिए, बीच के लिए ना, और आउटसाइड के लिए हाँ सही है, सबने सही कर लिया। ठीक है तो आसान है ना, ये यहाँ पे जे के टर्म में लाना आई तो फिर नहीं ना सवाल है, जे के टर्म हाँ वो सही है, लेकिन जे के टर्म आसान ही है। देखो कितने लोग आ गया, ये तो आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। ठीक है चेक करते हैं, तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, यहाँ पे करंट है, अंदर में कोई करंट नहीं है। तो केस 1 में देखोगे की वैल्यू लेस देन ये है, फिर तो जीरो हो जाएगा, तो कोई भी करंट इनसाइड नहीं। केस 2 में इधर देखना ध्यान से, केस 2 में बहुत सारे बच्चे आई के टर्म में आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर किसके टर्म में बताना है, जे के टर्म में। तो जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, b into 2 pi r म्यू नॉट आई इनसाइड क्या होगा, j into एरिया, एरिया क्या लिखना है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई हो जाएगा नहीं। अब ये तो ये होगा, अब यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू ये आएगी म्यू नॉट j r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2r, ये आएगा। और केस 3 में देखो, केस 3 में बहुत सारे बच्चे गलत निकाल रहे हैं, तो b into क्या हो जाएगा 2 पाई r बाहर है, लेकिन अभी जो करंट लिखोगे क्या लिखोगे, म्यू नॉट j पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट j into b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है कहाँ इंडेक्स चेंज हो रहा है, केस 2 में स्मॉल आर है न्यूमरेटर में, क्या बोल रहे हो 2 और 3 में क्या चेंज हो रहा है। हाँ हाँ लेकिन जनरल पॉइंट पर निकालते हैं, तो बीच में हो सकता है नहीं है अभी भी जबरदस्ती आप हो गई वो मुझे पता चल रहा है। ये जब अपन एक तो अंदर वाली पॉइंट है, एक बाहर वाला पॉइंट है, जब हम इनके बीच में निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ये तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे फील्ड वेरिएबल होगा, और वेरिएबल कैसे होगा, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है। और आउटसाइड में कैसे चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर पूरा कांस्टेंट है और r डिनोमिनेटर में, यानी ये इनवर्सली हो रहा है इस तरीके से, समझा, नेचर ऑफ वेरिएशन अलग अलग है। ठीक है तो दैट वाज द डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से बहुतों को याद है इलेक्ट्रो की बातें। अब इसमें आपको ये भी याद होगा, कैविटी अगर कॉन्सेंट्रिक ना हो, साइड में हो, याद है वहां पे कांस्टेंट फील्ड आता था, कितना आता था वैल्यू, रो a by 2f, 2 या 3 था, 3 था, रो a by 3। ये क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। बिल्कुल वही सेम सवाल ले रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे करंट सिलेंडर है, लेकिन कैविटी यहाँ पे गई है साइड में, इसमें कोई वायर नहीं है, इसमें करंट जा रहा है पूरा, और इसका रेडियस आप मान सकते हो, इसका रेडियस आप ले लो b, इसका रेडियस आप ले लो a, b या r ले लो,
और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये ए ले लो। दोनों कैविटी के सॉरी मेन सिलेंडर और कैविटी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना ए। कैविटी का रेडियस कितना है स्मॉलर, बड़े सिलेंडर का रेडियस कितना है बी है। अगर मैं टॉप व्यू भी बना देता हूँ, टॉप व्यू ऊपर से देखें कैसा नजर आएगा, ऐसा है। यहाँ पे कैविटी है, इसका रेडियस कितना है अपना आर, इसका रेडियस कितना है बी, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है ए, और सब में करंट जा रहा है। वो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाले। ये भी रिवीजन ही है, आप बताओ जो रिजल्ट याद है सेम रिजल्ट यहाँ भी आएगा। कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड बतानी, एनी एट एनी पॉइंट, वहां पे भी फील्ड यूनिफॉर्म आता था, याद हो हर एक पॉइंट पे सेम आता था। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। ये कैविटी कॉन्सेंट्रिक नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, जो कॉन्सेंट्रिक नहीं होता क्या बोलते हैं एक्सेंट्रिक, नहीं क्या बोलते हैं इसको एक्सेंट्रिक बोलते हैं। सेंटर ऑफ सेंटर पे करो ट्राई, देखते हैं लोग याद है। रिवीजन है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेट्स भी मिलते हैं, मैग्नेट्स भी मिलते हैं। जितने भी मैग्नेट होंगे परमानेंट मैग्नेट जो है उसके अंदर पूरा फंडा यही चार्ज का ही होता है। इन सालों में मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेट्स का मूवमेंट होता है तो कुछ अलग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्ज रुका हुआ होता है। क्या हो गया हंस क्यों रहे इस पे, क्या मुझे शर्म आ रही क्यों शर्म आ रही तुम्हें? अच्छा अच्छे इंसान के बगल में बैठे हैं शर्म आ रही है। अच्छा शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? सर मुझे नहीं आ रहा है, खुद बोल रहे हैं। आनी चाहिए तो शर्म नहीं कर पा रहे, जल्दी बताओ क्या है जो पहले पढ़ा हुआ है वो भी रिजल्ट भी याद, उसको प्रूफ करना है ना, रिजल्ट भी याद है क्या आएगा, आंसर भी बताओ और फिर भी आंसर लाओ। हाँ ये एक है, हर एक जगह पे रिफॉर्म होगा। R1 माइनस फिर R1 लेकिन R1 पे इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो R के लॉ होता था, लेकिन यहाँ पे फिर R के परपेंडिकुलर होगा और R2 के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर। क्रॉस ओवर इसमें क्या है, हमने क्या डिफरेंस है आगे टॉप में। हाँ कौन सा कर रहा हूँ नोट्स में देखो, पीछे लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ है याद उसको। हाँ लूप को लेना है, यहाँ पे हमें रिजल्ट लगाना है ना, तो हम अभी डिराइव कर चुके हैं। लूप लगा के डिराइव कर लेना, किसी भी वायर के अंदर में फिट क्या और फिर रिजल्ट भी कुछ कर। ठीक है अभी हमें लूप मानने की जरूरत नहीं है, हमने तो रिजल्ट निकाला है डिराइव करने का, अब हमें पूरा यूज करना है। कैविटी में कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम, और जहां पे होता है वहां पे माइनस है। कैविटी के सवाल कैसे करते थे, रो माइनस रो मानते थे, यहाँ पे सुपर पोजिशन लगाना है। हाँ यहाँ पे जे पॉजिटिव जे माइनस नेगेटिव जे, नेगेटिव जे का मतलब अंदर की तरफ करंट मारेंगे, दोनों को सुपर इंपोज करेंगे तो ये सिस्टम बन जाएगा। सेम फंडा है वो, मैं बोल रहा हूँ मोमेंट ऑफ वहां से चलता आ रहा है सेंटर ऑफ मास से, है ना कैविटी प्रॉब्लम। सेंटर ऑफ मास में आया, फिर कहाँ आया रोटेशन में आया, फिर यहाँ आया, फिर ग्रेविटेशन में भी आया हुआ कैविटी, ये चलता जाएगा इस तरीके से।
सिखा रहे बताओ वो आगे समझ में क्या बोला मैंने ना आर पे परपेंडिकुलर होगा B1 पे ट्राई करो सुपर इंपोज करो दोनों की वजह से रिजल्ट निकाल चुके हो जस्ट अभी इससे पहले वाले सवाल में दोनों की वैल्यू लिखो यू विल गेट द आंसर ये तो कब कर रहे थे बेटा जब वो हॉलो था ना ये जो रिजल्ट लिख रहे हो जे पाई बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कब कर रहे थे जब कॉन्सेंट्रिक कैविटी था और जे इंटू हम साइड में करंट निकाल रहे थे ये इन दो सिस्टम का सुपर पोजिशन होगा एक कंप्लीट सॉलिड वायर और एक दूसरा कंप्लीट सॉलिड वायर लेकिन करंट का अपोजिशन होगा हाँ तो कैविटी को क्या मानोगे करंट नीचे की तरफ जा रहा है माइनस जे और जो पूरा वाला वायर है उसको क्या मानो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है पूरे वाले वायर की वजह से अंदर में हमें फिट पता है म्यू नॉट जे आर बाई 2 अभी सॉल्व किया था और कैविटी की वजह से भी निकाल सकते हैं म्यू नॉट जे आर 2 बाई 2 R1 R2 जो भी मान रहे हो लेकिन वो माइनस जे होगा दोनों को सुपर इंपोज करके लिखो कितना होगा नहीं तो ये बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख रहे हो वो गलत लिखा ना जे ऐसे ही सर हाँ यही रिजल्ट आएगा बिल्कुल बस मेथड बताओ क्या किया एक सर सबसे पहले एक इसको कंसीडर करिए क्या कंसीडर कर रहे हो सर लूप कंसीडर लूप से नहीं आएगा ना फिर लूप से उसमें करंट कहाँ पे लाई करेगा बीच में कैविटी में कोई करंट ही नहीं है अच्छा नीचे से आपने बताया कि एक तो हम जे कंसीडर कर लेते हैं इसके हमने माइनस जे कंसीडर कर ली हाँ अब दोनों का कर लेते हैं हाँ इंडिविजुअली क्रिएट करके अगर हम इसे a प्लस x मान देते हैं और किस चीज को x मान देते हैं दोनों को सुपर इंपोज कराएंगे इसमें a प्लस x आएगा इसमें नेगेटिव x आ जाएगा उनको ऐड करके a प्लस x मतलब कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो तुम एक जनरल के लिए निकाल रहे हो नहीं समझे तुमने एक केवल सेंटर के लिए निकाल लिया क्योंकि हमें पता है हर जगह यूनिफॉर्म होता है तो एक जगह निकालोगे हर जगह सेम आएगा लेकिन हमें प्रूव करना है यूनिफॉर्म होता कैसे नहीं समझे इलेक्ट्रो में हमने प्रूव किया था सेम लॉजिक से यहाँ पे करते हैं सही है तरीका है आंसर तो निकालने के लिए सही है लेकिन जनरल पॉइंट पे निकाल तो हम यहाँ पे पहले से पता है कि रिजल्ट ये आएगा इसलिए तुम्हारा आंसर सही आ गया लेकिन हमें नहीं पता होता कहीं वेरिएबल हो तो और किसी का आया बोलो जी सर मिले क्या आंसर आएगा कुछ नहीं आया बहुत प्रेशर में आ जाता है ये मेरे आपसे आया तुम्हारा बिल्कुल माइनस पर जा रहा है नीचे जाएगा ये माइनस करंट सेम नहीं होगा जे सेम होगा जे यूनिफॉर्म है ना जैसे वहां पे जैसे अपना स्क्वायर में मानते थे रो सेम होगा चार्ज सेम हो जरूरी क्योंकि बड़े वाले में चार्ज कितना होता है रो इनटू उसका वॉल्यूम और कैविटी में कितना होगा रो इनटू इसका वॉल्यूम इसका रेडियस अलग है चार्ज अलग अलग होगा लेकिन जे रो सेम है ना इसमें कैसे होगा जे सेम होगा अब तुमने इन दोनों का सुपर इक्वेशन करोगे तो ये बनेगा अब तुम्हें कैविटी में जनरल पॉइंट पे चाहिए यानी ये पॉइंट है ना एनालाइज करो यहां से लाइन ड्रॉ करो ये r1 पे करो इसकी वजह से तुम यहां पे फिल्ड लिखो सेम ये पॉइंट कैविटी के अंदर होगा इसकी वजह से भी हम इस पे फिल्ड लिख सकते हैं दोनों के इनसाइड वाला रिजल्ट हमें पता है अभी सॉल्व किया था तो इससे पहले म्यू नॉट जे r by 2 आया था उन दोनों को जोड़ के फिर नेट करते पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो लॉन्ग आर होता था या फिर परपेंडिकुलर हो गया हां बिल्कुल आगे परपेंडिकुलर है तब उनको कंपोनेंट को लेकर सॉल्व कर आ गया ना तुम्हारा कुछ आया उससे पहले सॉल्व किए थे ये सब देखिए उससे क्या है और ये ठीक है ये बना दिया अपने इसको दो का सुपर क्वेश्चन
एक कंप्लीट हुआ है और एक कैविटी हुआ है। पहले पढ़ चुके हैं यार, सेम सवाल से। हां मिनट जी भाई, रिजल्ट तो वही आएगा लेकिन प्रूफ ढंग से करके यार जी पे 2 है जल्दी आ रहा है 30 स्क्वायर में हमारा है ऐसे करना है ये लिया कितना से निकालना है इसको लेने आई के तो मान लो कटना चाहिए। चलो मैं बता रहा हूँ देखो डेरिवेशंस को एकदम बिल्कुल टिप पे रखो है ना, अगर फिजिक्स में अच्छा करना है तो, क्योंकि जो आपके सवाल बनेंगे वो डेरिवेशन से रिलेटेड होंगे, बस उसमें कुछ चीज रेडी कर देगा। और तुम्हें डेरिवेशन स्टेप्स एलिमेंट लेने नहीं आता तो वहां फंसोगे। सीधे रिजल्ट वाले सवाल बहुत ही कम आते हैं, मेंस वगैरह में आ जाते हैं, लेकिन एडवांस में कुछ भी चेंज किया, पैसेज बना के दे दिया, जे वेरिएबल कर दिया, वहां फंसोगे। तो डेरिवेशन मैंने आपको बता रखा है, इसको जब भी देखो, जब भी कुछ भी चीज सॉल्व कर रहे हो ना तो बेसिक से लिखना शुरू करो। ये किसका सुपरपोजिशन होगा? एक कंप्लीट वायर होगा कि नहीं होगा, और दूसरा ये कैविटी वाला जिसमें क्रॉस होगा करंट आया ना। क्रॉस का मतलब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ। दोनों को सुपर इंपोज करेंगे तो ये सिस्टम बनेगा। प्लस में से घटा दिया तो ये बन गया। अब आपको देखो, अगर मुझे ये जनरल पॉइंट यहाँ देखना है, जनरल पॉइंट अभी फिर से सिखा रहा हूँ, दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। जनरल पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये वाला पॉइंट इस वाले में क्या यहाँ की लाई कर रहा होगा, और ये तुम्हारा सेंटर है, तो यहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है। ये R1 वेक्टर हो गया। लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या अलोंग दिस लाइन नहीं होता था? याद करो, फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द लाइन। लेकिन यहाँ पे फील्ड कैसे है? परपेंडिकुलर। ये फील्ड क्या इसके इधर परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल 90 पे B1 होगा नहीं होगा? कितना समझ में आ रहा है? J के टेंजेंशियल होगा फील्ड। सिमिलरली अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूं, ये वाला पॉइंट इस वाले कैविटी में क्या वो R2 पे होगा? तो मैं मान लेता हूं ये वाला इसके सेंटर से ये R2 डिस्टेंस है, तो R2 पे अब फील्ड किधर होगा? इधर देखो, ये करंट बाहर जा रहा था, ये R था, तो परपेंडिकुलर ऐसा आया। इस पे किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, ये R है, तो फील्ड कैसा आएगा? इस साइड। तो ये तुम्हारा B2 होगा, इसको मैंने B1 बोल दिया। कितना समझ में आया फील्ड के डायरेक्शन? ये प्लेन सेम है कि प्लेन भी अंदर फील्ड है? प्लेन मतलब इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर की हाँ, इसमें बाहर जा रहा है, मतलब J पॉजिटिव है, J नेगेटिव है। हमने एक लाइन ड्रॉ करा, ये R1 हो गया। इसको मैं और नहीं, छोटा सा फिगर बना रखा है, इधर देखो, अब सही है क्या? अब यहाँ पे ये अरे टूट गया, ये मान लो R1 है, तो फील्ड कैसे होगा ना? परपेंडिकुलर। याद है ना, करंट की वजह से सर्कुलर फील्ड आता है। और मैं इसके सेंटर से देखूं तो ये कौन सा पॉइंट है बताओ? ये R2 वेक्टर है, और फील्ड इसके परपेंडिकुलर किधर होगा? इधर नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा बताओ? ऐसे क्यों आया? करंट किधर जा रहा है? इस पूरे वाले वायर में बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ये R है, तो परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से होगा। ये होता है ना, जैसे तुमने वायर को ऊपर से देख रहे हैं ना, तो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे फील्ड लाइंस कैसी होगी? सर्कुलर होगी, होगी नहीं होगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे B1 इधर आ रहा है और इस वाले पे B2 इधर आ रहा है, यस और नो? लेकिन इसमें आप दिमाग लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया, वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया। तो कंप्लीट वायर के अंदर आप बताओ आप हाँ, हमारे बगल में कहाँ दिमाग है तुम्हारा? कुछ सोच रहे हो तुम? बताओ इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितना होता है वेक्टर फॉर्म में? एक इनफाइनाइट करंट जाने वायर की वजह से जनरल R1 डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? V0 J क्रॉस R by 2 बताया था, याद है? J बाहर की तरफ R का टेंजेंशियल आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे B1 लिखूं तो B1 कितना होगा? वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ क्या होना चाहिए? म्यू नॉट बोलो यार, J वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर by 2। सही लिखा है क्या? B2 लिखो, इसका आपको वेक्टर फॉर्म बताया था। B2 क्या होगा? म्यू नॉट J की जगह पे माइनस J, तो माइनस J वेक्टर क्रॉस का लिखोगे R2 वेक्टर by 2, लिख दिया गया। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा B नेट। जब तुम यहाँ पे B नेट लिखोगे
कितना आएगा बताओ, म्यू नॉट, ये बताओ जे वेक्टर क्रॉस क्या था, r1 वेक्टर y2 माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर y2, ये सब है ना। और मैं यहाँ से म्यू नॉट y2 जे को बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा अंदर में, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो r1 माइनस r2 किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो कितना आ गया आपका, म्यू नॉट जे वेक्टर, जे मैग्नीट्यूड बाय क्या कर सकते हो, क्रॉस में है ना ये, जे क्रॉस ए बाय 2, ये बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट जे ए बाय 2, ठीक है। आपको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज कंपोनेंट करना पड़ेगा तो आपको ये वेक्टर फॉर्म नहीं आ रहे तो। इसलिए वेक्टर फॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वही एक्स वाई मान के आई कैप जे कैप में उनको रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट R1 R2 से क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी हर जगह पे फिर यूनिफॉर्म होगा। लिख लो, समझ लो, नहीं आए पूछना है, दूसरी बार बता दिया, तीसरी बार एग्जाम में आए तो आपको आना चाहिए। समझ के कॉपी में लिखो, पिछली बार ये बताया था फिर तुम भूल गए, एक बार अभी ध्यान से समझ के लिखो क्या किया है, केवल कॉपी करने में पीछे रहते। कैसे कौन सा लॉ लग रहा है, एसोसिएटिव लॉ कैसे लगा है, सब देखना है, कॉपी करता समझ के लिखना है, तो आगे 10 दिन बाद पूछो तो दिक्कत ना हो। क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को, और मैं क्या किया, तो आप लिख लो इसके अंदर कि इनसाइड द कैविटी मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, इनसाइड द कैविटी मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट जे बाय 2। किसी ने इस तरीके से कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया वेक्टर फॉर्म में, आपने कर लिया, तो और कर लिया, ये परपेंडिकुलर तो तुमने अलोंग द लाइन ही मान के सॉल्व कर लिया, अलोंग द लाइन होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तुमने तो अलोंग द वो किया था ना, हाँ वो एक पर्टिकुलर स्पेशल केस के लिए सॉल्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लो, समझ में आया नहीं आया तुमको, आगे समझ में एक्सप्लेन करो तो थोड़ा। सर पहले मतलब जैसे ये इसमें ना मतलब क्रॉस वाला है तो उसके वो अंदर जाएगा, तो उसके परपेंडिकुलर देखे तो वो इधर की तरफ आएगा, हाँ क्योंकि अपना जे क्रॉस आर से आता है फिर, तो और बड़े वाले के लिए अगर आर वेक्टर देखे तो उससे अगर परपेंडिकुलर वो डाले तो वो इधर की तरफ आएगा, ऊपर इधर की तरफ आएगा, फिर तो सर फिर उसके बाद बी एंड निकालना तो b1 हो जाएगा यूनिट j1 into r1, मतलब j into r1 इनटू नहीं है बेटा, क्रॉस, हां जे क्रॉस, हां b2 हो जाएगा। वो रिजल्ट हमने पहले निकाला था कॉपी में, फिर यहाँ से जे को कॉमन निकाल लिया तो क्रॉस r1 माइनस r2 है ना, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, लिखिए आप कि एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। देखो क्वेश्चन कि बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड। तरीका वही है, हमने कैसे कट किया था बीचों बीच, है ना, और हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था, आपको बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करना है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप ट्राई करो, मेथड सेम रहेगा। लूप कैसे मानना है आप खुद से सोचो और आंसर बताओ, आंसर भी आपको पता ही है, यू नॉट ए नहीं आना।
आइडियल सोलोनॉइड बोला है, फाइनाइट की वजह से नहीं निकाल सकते हो, आइडियल की वजह से करना। देखते हैं कौन से बाहर कितना आएगा? एम्पियर्स लॉ से बता दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ एबीसी मान लो, मान के साइकिल घूमना है। ग्रुप आप उससे मान स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा मान और ये नॉट चलेगा। स्क्वायर आर क्या है? सिमेट्रिकली मानना है ना, अभी सही मानना है। अब इसको लिखो आप साइकिल, जो मैंने बोला है ना इंटीग्रेशन के ऊपर, साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक का मतलब पूरे लूप में घूमना। अब लूप में घूमा तो अब तुम्हें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि आउटसाइड में फील्ड कितना होगा, 0। सर्कल में फिट कैसा आता है? एक तो सेंटर आता है, साइड में फिट ये वैसे बहुत सारे रूप में गाइड बाहर वाली ये रियल सोलोनॉइड है। मैं आपको कॉपी में बताया फिर लाइन बिल्कुल बाहर नहीं करवाते हैं और यहाँ पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि आइडियल के बाहर आइडियल देन आप अंदर तो आपको एक ऐसा मसला तो सर्कल होता है सीट ऊपर सर्कल में लोग कैसा माना है ट्रायंगल माना है उसमें कुछ ऊपर लाइन प्रोवाइड किसी का आया भी हां बिल्कुल हां इसकी और बाहर का कैसा है
करें फील्ड जीरो कैसे होगा? हाँ करेंगे आ जाए देखो आप एक्चुअली होता क्या है ना कि किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है और आप पढ़ तो लेते हो लेकिन समझते नहीं हो चीजों को। समझ लोगे अच्छे तो 10 साल बाद भी याद रहेगा फिजिक्स अच्छे से, है ना। तो अगर ये सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, पहले आपने बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बाहर जीरो होगा, कैसे भाई जीरो होगा, क्या लॉजिक है? कहीं देख लिया होगा बुक में, है ना, तो बता रहे हो ना, डेरिवेशन देख लिया हो कहीं बुक पे लिखा हो, जिन लिख देते हैं बी बाहर जीरो होगा। कभी सोचा है बाहर जीरो क्यों होगा? जैसे मतलब बोल रहे हैं सोलेनॉइड है तो यहाँ पे जो लूप मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे बाहर पे जीरो दे रहे हैं, तो बाहर जीरो क्यों होगा? जीरो बहुत फोकस है। देखो पहले मैं बताता हूँ, पहले तो आप फील्ड लेंथ देखो आता कैसे है, ध्यान सुनना। भले रिजल्ट म्यू नॉट एन आई है उतना बता के मैं चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सोचो कि चीजें हो कैसे रही है। इसमें हमने पहले तो ये लेते हैं कि ये जो लूप है, ये मैं फिगर में ऐसे बना रहा हूँ, ये टाइटली वाउंड होते हैं तभी निकाल पाओगे। टाइटली वाउंड का मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, पहली बात ये, तभी निकाल पाएंगे। कैसा होना चाहिए? पहले टाइटली वाउंड लिखा होता है किताबों में, इसका मतलब। अब यहाँ पे देखो एक तरह से एक लूप ही है ना बेटा, सर्कल ही तो बन रहा है, ऐसे बहुत सारे सर्कल है। तो अगर आप सर्कल में अगर मान लो कोई करेंट जा रहा है, ठीक है, और इसमें मैं फील्ड लिखूं तो कैसा फील्ड बनता था? जो तुम रिजल्ट निकालते थे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, वो कौन से के लिए वैलिड था? इस पे अच्छा सवाल आएगा एडवांस में, आप कॉपी बुक खोलोगे तो वो क्या सेंटर के लिए था? किस लिए था? तो हमें सेंटर के लिए फॉर्मूला पता है, कितना होता है? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। लेकिन यहाँ भी फील्ड होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो एडवांस में जो अच्छा सवाल भी आया हुआ है, कराया भी था सर I1 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितनी हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बता सकते हैं, क्योंकि हाथ को आपने कर्व किया तो ऊपर नॉर्थ पोल आ गया, नीचे क्या आ गया? साउथ पोल। तो एक मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस होगी किस तरीके से होंगी? फील्ड लाइंस हमेशा कैसे होती है? क्लोज लूप में होती नहीं होती? बताओ। तो यहाँ से फील्ड निकल रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, ऐसे बनेगा। कितने को समझ में आ रही है इस तरह की फील्ड लाइंस होगी? अब तुम हर एक लूप का ऐसा फील्ड लाइंस बनाओ, जैसे ये लूप है, यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, सर्कल में है तो होंगे नहीं होंगे? बताओ। और इसका एक एक्सिस पे भी आता जाएगा, तो ये जितने भी फील्ड लाइन है सबका सुपरपोजिशन के बाद नेट फील्ड है। पता नहीं क्या बोलता है, क्या सुनना? फिर वो समझ में आ गया मेरी बात पहली बार में, कुछ को आया कुछ को नहीं। इधर देखो, फिर तो सोचो आप ध्यान से, है ना, जूम करके बना रहा हूं, ऐसे ही बना लेता है ना। ये तुम्हारा दूर डिस्टेंस बना रहा समझने के लिए, टाइटली वाउंड होता है। अगर मैं बोलूं कि ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से फील्ड लाइन ड्रॉ करो, कैसा बनेगा ड्रॉ? जैसे अभी हमने वहां बनाया था बाहर एक तो इसके बिल्कुल एक्सिस पे होगा सीधा, और इसके बगल में कैसा फील्ड लाइंस होगा? सर्कुलर बनेगा ऐसे? बनेगा नहीं बनेगा? सिमिलरली इस साइड भी होगा ऐसे, सेम सबका होता जाएगा। अंदर वाले फील्ड का सुपर इम्पोज करोगे, फील्ड तो वेक्टर ही है ना, तो वेक्टर करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। और ये वाले का जब सुपरपोजिशन करोगे कैसा बनेगा? ये ऐसे कर्व पे बनेगा, आया ना? तभी तो ये सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है? परमानेंट मैग्नेटिक, जिसमें मैं बोलूं कि एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, कैसे बनेगी फील्ड लाइंस? नॉर्थ से निकल के साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ, अंदर में क्या साउथ से नॉर्थ में जाती है। तो जैसे ये है बाहर मैग्नेट, वैसे तो सोलेनॉइड भी है, ये सब बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है। ये फील्ड लाइन जो होगी, जो बाहर वाले, जैसे इसका सर्कल मैंने बनाया, सेम इसका भी सर्कल आएगा, सेम इसका भी आएगा, सेम इसका भी आएगा। तो सबको जब सुपर इंपोज करोगे तो ऐसे कर्व बन जाएगा, और अंदर में कैसे फील्ड्स होंगी? स्ट्रेट। ये बात लोगों को समझ में आ रही है जो मैंने बोला? पक्का आ रही? अब मैं निकालना चाहता हूं बाई एम्पियर्स लॉ कि कैसे हम निकाले फील्ड। तो अब इधर देखना, ध्यान सोचना। तो तरीका मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन में कट करते हैं, तो कट कर दो। कट करोगे तो इस साइड में किधर होगा करंट? बाहर की तरफ आया ना, और ये साथ में अंदर में क्या होगा? क्रॉस बना लो, बाहर से निकल के अंदर की तरफ जाए, ऐसा बना था फिगर। अब हमने लूप जो है
लूप कैसा लेना चाहिए, मान लो मैंने ऐसा लूप मैक्सिमम लोगों ने लिया, मान सकते हैं इसको आपने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब हमें लूप का सेंस भी याद है, कुछ से मानते थे, बता दें एम्पियर्स लॉ। अब मैं लिखना शुरू करता हूं। अब देखो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या लिखोगे, म्यू नॉट इनटू स्क्वायर लूप मान लेते हैं, मान लो एल साइड का है, म्यू नॉट इनटू क्या आई इनसाइड होगा, आई करते हो सब लोग, यही बनेगा ना एम्पियर्स लॉ, तो यही होता है। अभी तक जो हम लूप लेते थे वो कैसा लेते थे, तो डीएल को क्या लिख देते थे 2 पाई आर। यहाँ पे लिख पाएंगे क्या 2 पाई आर, यहाँ पे हर एक के अलावा लिखना पड़ेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसा बनेगा, किसका सम होगा, पहले ए से बी गए और क्या लिखा बताओ बी डॉट डी, फिर कहाँ गए बी से सी गए, फिर क्या लिखे बी डॉट डी, फिर कहाँ गए सी से डी गए, फिर क्या लिखे बी डॉट डी, फिर लास्ट में क्या लिखा डी से ए लिखा, फिर क्या लिखा बी डॉट डी। समझ में आ रहा है क्या, बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड कितना होगा, और मान लो n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना पर यूनिट लेंथ, तो इसमें कितना होगा nl होगा, मतलब n टोटल पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है इसके अंदर l है, तो क्या लिखोगे nl इनटू के i। ये समझ में आया कैसे लिखा है। अब लिखना आगे शुरू करते हैं। देखो अब हमने ये प्रूव किया यहां से कि AB में बिल्कुल ऐसे आता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब बिल्कुल एक्सिस के लॉन्ग आता है, तो इसमें तो फील्ड होगा, होगा नहीं होगा। BC में देखो फील्ड ऐसा है और लाइन ऐसा है, कितना एंगल बन रहा है cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो BC की वजह से यहाँ वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सही है क्या, CD का हमें पता अभी नहीं, हम CD को रखते हैं। DA में भी क्या होगा 90 होगा, तो DA भी तुम्हारा 90 होगा, कितना समझ में आया सब कुछ 0। सर हाँ उसमें n li के बाद सिर्फ ni नहीं होगा, n क्या था स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं, एक यूनिट लेंथ में n है और इस लूप के अंदर कितना है l है, तो कितने करंट होंगे nl। ये समझ में आया क्या। अब ये देखो ये जो बुक में एनसीईआरटी में तुमको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये वाली वैल्यू 0 होती है, सी से डी वाली है ना। अब इसको प्रूव करते हैं 0 क्यों है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई एम्पियर्स लूप ले लिया बाहर की तरफ, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड हमने ऐसे बनाया, मान सकते हैं ऐसा। अब इसके लिए लिखोगे तो सी डी और डी में पॉइंट भी कट हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, ये जो क्या बचना चाहिए, मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा सोचने वाली बात। तो क्या लिखे इंटीग्रेशन में बोलो ए से बी, क्या लिखे बी डी एल प्लस क्या लिखना चाहिए बी से सी, क्या लिखोगे बी डी एल प्लस क्या लिखोगे सी से डी, फिर क्या लिखेंगे बी डी एल, लास्ट में क्या लिखेंगे डी से ए, फिर क्या लिखेंगे बी डी एल। और पता है टेंजेंशियल होता है तो कौन कौन सा 0 हो गया, ये 0 हो गया और कौन सा 0 हो गया डी ए 0 हो गया क्या। अब देखो बराबर ये डी से बराबर क्या म्यू नॉट आई इनसाइड लिखोगे और आई इनसाइड बाहर वाले लूप में कितना है 0, यानी ये वाला टर्म क्या कैंसिल हो गया 0 हो गया, अरे हाँ है ना। तो यहां से मुझे क्या मिला कि जो B थ्रू AB है क्या वो B थ्रू CD है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक लूप बाहर माना है सोलेनॉइड से बिल्कुल बाहर, तो हमने वहां से क्या प्रूव किया, वहां से मैंने AB BC CD और DA लिया। BC और CD हमें पता है 0 होगा क्योंकि हमने सिमेट्री से देखा है, टेंजेंशियल फील्ड आता है, वो वाला टर्म 0 हो गया। तो हमने क्या मिला AB से जो फील्ड है वही क्या CD के वोट होगा, क्योंकि म्यू नॉट आई इनसाइड क्या है हमारा 0। मैं बोल सकता हूँ ये और ये बचा, केवल दोनों का सम 0 हो रहा है, तो कब 0 होगा जब दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट में होंगे। यस और नो, BAB बना क्या हो गया BCD। अब जैसे मैं सोलेनॉइड से थोड़ा डिस्टेंस पे जाता हूँ, काफी डिस्टेंस पे, तो वहां पे मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, एक जगह पे जाएगा 0 हो जाएगा। यस और नो, तो मैंने प्रूव कर दिया किसी जनरल पॉइंट पे 0 है और हर एक पॉइंट पे फील्ड सेम है, इसका मतलब बाहर हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या हो गया 0। पता नहीं क्या बोला, जैसे ये सोलेनॉइड है इसे काफी डिस्टेंस पे जाओगे क्या फील्ड का घटते घटते 0 होगा। तो हमने क्या प्रूव किया हर जगह पे फील्ड क्या है सेम है। इस लॉजिक से हम क्या बोल सकते हैं कि हर जगह पे फील्ड क्या होगा 0। अब हम यहाँ पे अगर ये 0 प्रूव कर दिया तो इसमें कौन सा वाला टर्म 0 हो जाएगा वापस CD वाला, ये भी 0 हो गया। अब क्या बचा केवल A वाला, ये क्या लिखोगे B DL क्या L है बराबर कितना हो गया म्यू नॉट NLI, क्या क्या कट जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट NLI। देखो ये प्रूफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ही कैसे आ रहा है, रिजल्ट तो आप ऐसे भी निकाल लो, लेकिन इसको जल्दी से म्यू नॉट NI आएगा।
और ये आइडियल सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एन। तो समझ के लिखो, कोई डाउट आता है पूछो, मैं बता दूं। अगर सोलेनोइड के हर पॉइंट के बाहर से जीरो उसका फिर प्रैक्टिकल आइडियल के लिए उसका प्रैक्टिकल इनसाइड में मतलब एक्सिस पे, तो जो भी आप सोलेनोइड यूज करते हो तो अंदर वो सेंटर पे फील्ड क्रिएट कर रहा है along that उसको भाई बाहर से कुछ अट्रैक्टिंग बाहर हम उसका यूज थोड़ी ना करते, इसको अटैच करना है, व्हीकल को लगाना है, तो फील्ड बिल्कुल सेंटर से बाहर निकल रही हो, वहां से वो अटैच हो। अच्छा यहाँ पे फील्ड है, यहाँ फील्ड वो आइडियल के लिए है, और जनरल के तो दोनों तरफ होगा, इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। हमने आइडियल के लिए प्रूव किया। आइडियल का मतलब लेंथ की वैल्यू काफी लार्ज है एज कंपेयर टू उसका रेडियस, और ये तभी है जब हम टाइटली वाउंड मान रहे हैं, तभी वो फील्ड सिमेट्रिकली ऐसा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्या कंफ्यूजन है कोई भी? म्यू नॉट एन आई डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन समझ में आया कैसे क्यों आ रहा है ना? लूप मानना है, स्क्वायर लूप मानेंगे तो अपने को हर एक पार्ट का लिखना पड़ेगा। सर्कुलर लूप मानते तो क्या करते, सीधे 2 पाई लिख देते, है ना? तो समझ में आ रहा है? दी एम्पियर्स लॉ हम तभी यूज कर पा रहे हैं जब हमें या तो रिजल्ट सिमेट्रिकली पता हो, ये ऐसा होगा। हर जगह हम यहाँ लगा नहीं पाएंगे, है ना? बात समझ में आ रही? हमें पता है कि जैसे हमने सिलेंडर के जैसे निकाला, हमें पता था कि जो फील्ड होगा वो टेंजेंशियल आएगा सिमेट्री की वजह से, तभी हम वहां पे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो एम्पियर्स लॉ की आपके लिए खराबी यही है कि ओनली फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम आप कैलकुलेट कर पाओ, जनरल के लिए खतरनाक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जीरो जीरो के एक बार बी और सी में देखो, है ना? बी सी में लाइन का इंटीग्रल जो है फिर किसकी तरफ है डायरेक्शन? बी डॉट डीएल कर रहा है ना बेटा, बी डॉट डीएल का मतलब है बी एल कॉस थीटा, तो एल वेक्टर किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। बी किधर है? along this axis है। फील्ड आया था वो कैसे आ रहा है? ऐसे है ना फील्ड? अच्छा फील्ड ऐसा, तो फील्ड ऐसा है, लेंथ ऐसा है, कितने का एंगल बन गया? 90। सिमिलरली यहाँ पे भी 90, बस इसका तो टेंजेंशियल है तो डॉट जीरो हो गया, cos 0 1 हो जाएगा, और यहाँ हमने प्रूव कर दिया क्या होता है? 0। और भी मैंने इस लॉजिक से बताया, तो इसका मतलब सीधे क्या जाएगा? म्यू नॉट रहेगा। क्या चीज का? हर जगह पे सेम होगा। इसमें टेंजेंशियल फिर से होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम। उसकी बात बोल रहे हो क्या? नहीं, उसमें हमने जैसे ए बी के लिए लिया तो हमने फील्ड इधर माना था, और सी डी के लिए हमने इधर माना था। जब वो निगेटिव आया, मतलब यहाँ पे सॉल्व करोगे माइनस और बी सी डी, माइनस का मतलब ये फिर उल्टा होगा, मतलब पैरेलल होंगे, लेकिन आगे हमने 0 प्रूव कर दिया, इसलिए हर जगह पे क्या हो गया? 0। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो रुक जाना, मैं बता दूंगा।